हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पढ़ी और अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ी। ठीक है, हमने रेट के बारे में पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर कैसे टेम्परेचर के ऊपर किस प्रकार उसकी डिपेंडेंसी है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, यानी किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पर किसी कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा। यानी कैटलिस्ट अगर हम डाल दें किसी सिस्टम में, किसी केमिकल रिएक्शन अगर हमें कोई करवानी है, उसमें कोई कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। जनरली बेसिकली क्या है, कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है। ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होता है जिसको रिएक्शन में डालने पर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ जाती है, लेकिन कैटलिस्ट की जो परमानेंट केमिकल चेंज होता है वो कभी नहीं होता है। यानी कैटलिस्ट एज इट इज हमें वापस मिल जाता है ना। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, MnO2 की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलना है, KCl प्लस O2। ठीक है, 2 देन 2 KCl एंड 3 O2, 2 KCl और 3 O2। सिंपल सी बात है, बैलेंस कर दिया रिएक्शन को मैंने। ये रिएक्शन है, इसमें जो MnO2 है वो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, ए कैटलिस्ट क्या होता है, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। यानी कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन की रेट को तो अल्टर करता है लेकिन अपने अंदर कोई परमानेंट केमिकल चेंज नहीं होने देता है। यानी रिएक्शन पूरी होने के बाद हमें कैटलिस्ट एज इट इज वापस मिल जाता है। सिंपल सी बात है, यही होता है कैटलिस्ट। और एक कैटलिस्ट के जो एक्शन है, मतलब उसका काम क्या है, कैसे काम करता है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से इसको समझा जा सकता है। लास्ट में हमने पढ़ा था कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, हमने देखा था ना कि रिएक्शन में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि हम देख सकते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से कैसे होता है। यानी एक्चुअल में क्या होता है कि जब कैटलिस्ट ऐड किया जाता है और उससे पहले की जो रिएक्शन होती है, हम उसको क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ग्राफ से समझा देता हूं मैं। ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब इसके ग्राफ से समझा देता हूं। ये तो तब है जब कोई कैटलिस्ट नहीं डाला है। यहां पे मेरा R मतलब रिएक्टेंट, P मतलब यहां पे प्रोडक्ट, ये मतलब यहां पे प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये वाली, ये इसकी सॉरी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जब हमने कोई कैटलिस्ट इसके अंदर नहीं डाला है, लेकिन जैसे ही हम कोई कैटलिस्ट डालते हैं, ध्यान से देखना, जैसे ही हम कोई कैटलिस्ट डालेंगे वो क्या करेगा, वो रिएक्शन की फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की रेट जो होगी उसको तो सेम रखेगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास आएगा उसको अटेन करने में, वो फास्टर अटेन करने में हमारी मदद करेगा। सिंपल सी बात करता है, वो क्या करता है, वो करता है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये किसकी, तब जब हम कैटलिस्ट ऐड कर चुके होते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी इतनी। जब हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तब वो इतनी। यानी कैटलिस्ट एक्चुअल में क्या करता है, वो पूरी रिएक्शन को एक दूसरे ही पाथ से लेके जाता है, सेम प्रोडक्ट बनता है, दूसरे पाथ से लेकर जाता है। उस पाथ में क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो लोअर कर देता है। इट इज बिलीव्ड दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे और a reaction mechanism by reducing the activation energy between reactants and products, और इसीलिए वो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देता है, लोअर आउट कर देता है। और अर्हेनियस इक्वेशन से भी क्लियर है कि जितनी ज्यादा लोअर वैल्यू होगी एक्टिवेशन एनर्जी की, उतनी ही फर्स्ट क्या होगी,
रिएक्शन की रेट होगी। यानी यहां एटलीस्ट कैटलिस्ट के ऐड करते क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो EA इज लेस देन, EA इज ग्रेटर देन EA कैट, यानी कैटलिस्ट ऐड करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। और अगर रिएक्शन की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन फास्टर रेट पे जा रही है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा सकता है। एक कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिब्स एनर्जी, यानी कैटलिस्ट डेल्टा जी को कोई इफेक्ट नहीं करता है, यानी डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज को ये कोई अल्टरेशन नहीं देता है, ना ही इसमें एंथैल्पी अल्टर करती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। होता क्या है, कैटलिस्ट करता क्या है, ये कैटलाइज करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इट ओनली कैटलाइजेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओनली कैटलाइजेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। इट इज आल्सो फाउंड दैट ए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। मैंने थोड़ी देर पहले यही बात बोली थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये कैटलिस्ट कोई भी चेंज नहीं करता है। हाँ, ये जरूर करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है और दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी दोनों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं, इक्वल रहती हैं, इक्वली फास्ट करता है उनको, ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन किया जा सके, ठीक है। That is, it catalyzes the forward as well as the backward reaction to the same extent so that the equilibrium state remains same but is reached earlier. कहने का मतलब क्या है, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम रेट पे चल रही होंगी, ये सेम तरीके से मान लो, कहने का मतलब क्या है कि जो KClO3 जो KClO3 है, ठीक है, KClO3 उसमें अगर हम MnO2 डालते हैं तो क्या है, KCl और 3O2 बनने की जो रेट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, KCl और O2 से KClO3 बनने की रेट की इक्वल हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। तो अब दोनों रेट इक्वल है और दोनों को इक्वल अमाउंट से बढ़ाया है उसने, इसका मतलब रेट तो अब भी इक्वल रही, इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब रहा, लेकिन इक्विलिब्रियम आएगा जल्दी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जल्दी अटेन कर लेता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ये था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है क्या, ऐसा सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर दे, एनहेंस कर दे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अटेन करने में हमें मदद करे, जल्दी अटेन करने में मदद करे, और खुद बिना कोई भी केमिकल चेंज लिए एज इट इज हमें रिएक्शन के बाद में वापस एज इट इज मिल जाए, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को कैटलिसिस बोलते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से बता दिया कि कैटलिस्ट करता क्या है, एक अल्टरनेट पाथवे देता है। ये डॉटेड लाइन है ना, ये कैटलिस्ट का पाथवे है, और इसमें क्या हुआ, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है, यानी कैटलिस्ट डालने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी लोअर, काइनेटिक एनर्जी लोअर, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी एनर्जी लोअर होगी, अरेनियस इक्वेशन हमने कल पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में है, केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है, जो है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमें क्या पढ़ना है अब, कोलिजन थ्योरी को। किसको पढ़ना है, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके पीछे ये कोलिजन थ्योरी क्या है। एक्चुअल में ये आई है किससे, एक्चुअल में ये 11th क्लास की बात है, जहां हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, गैसियस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से मिलती जुलती थ्योरी है, उसी से आई है। कोलिजन थ्योरी क्या है, अरेनियस इक्वेशन ने अच्छे से बता दिया था और वो एप्लीकेबल भी थी बहुत ही वाइड रेंज में, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनके अंदर क्या है, कोलिजन थ्योरी जो बाद में अडॉप्ट की गई वो ज्यादा मीनिंगफुल लगी, क्योंकि उसमें जो मैकेनिस्टिक और एनर्जेटिक अप्रोच थी वो ज्यादा वाइड एरिया में थी, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी को कौन लेके आया था, एक तो विलियम लुइस था और दूसरा मैक्स ट्रोस्ट था। मैक्स
टोर्च एंड विलियम लुइस 1916 से 18 के बीच में ये थ्योरी दी गई थी इन दोनों के द्वारा। और बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती थी, इस थ्योरी का एस्पेक्ट क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर। सबसे पहला अजम्पशन क्या था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर्स। यानी उसने क्या माना, इन दोनों ने, लुइस और टोर्च ने क्या माना कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होंगे, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं किसी रिएक्शन में, उन सबको एक हार्ड स्फीयर की तरह इसने मान लिया है। फिर ये बोलता है और रिएक्शन तभी पोस्टुलेट होगी, यानी रिएक्शन तभी होगी, रिएक्शन इट इज ओनली व्हेन, कब, जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, यानी reaction is possible only if these reactant molecules collides, ठीक है, collides with each other। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करें तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी। यानी सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की बात करते हैं, यानी तभी इसी को कोलिजन थ्योरी बोला जाता है। और अब एक और क्वांटिटी मैं यहां लिखने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगला पोस्टुलेट जो होगा वो यही बताएगा हमें कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको जेड से डिनोट करते हुए, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या किसे बोलते हैं, द नंबर ऑफ कोलिजन्स, क्या है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, बोले तो पर सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, of the reaction mixture, of the reaction mixture is known as collision frequency, is known as collision frequency। इसी को collision frequency बोला जाता है। सिंपल सी बात है। एक और फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है, हमने इसको पहले ही पढ़ लिया गया। अगर एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन लेते हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन ले लेते हैं, मान लो A प्लस बी से हमारे पास कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनको डायरेक्ट लिखा हूं सीधा प्रोडक्ट्स। A प्लस बी एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, रेट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना यहां जो भी मैं लिखने जा रहा हूं, जेड ए बी, यानी जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, दोनों रिएक्टेंट की, जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। सिंपल है, सिंपल है। रेट कैसे लिखी जाएगी, जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। जेड ए बी रिप्रेजेंट क्या करेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, और ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले ही बताता हूं, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। सिंपल सी बात है, यही चीज है। और अरेनियस इक्वेशन से हमें पता चलता है, अगर हम कंपेयर करें इसको अरेनियस इक्वेशन से, तो ए किससे रिलेटेड है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। अब देखो बच्चों, मैंने वही एक बाइनरी इक्वेशन लिखी, यानी बायोमोलिकुलर रिएक्शन लिखी, बाइनरी नहीं सॉरी बायोमोलिकुलर रिएक्शन लिखी, ए बी से प्रोडक्ट बना, उसकी रेट कैसे लिखी, जेड ए बी की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। जेड ए बी हमें पता है किसके इक्वल दिख रहा है, हमें अरेनियस इक्वेशन में यहाँ ए लिखा था, यहाँ जेड ए बी लिखा था। जेड ए बी क्या है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है मॉलिक्यूल ए, रिएक्टेंट ए और बी की। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये इक्वेशन रेट सही सही बताएगी कब तक, जब तक सिर्फ और सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल हो, सिंपल मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक स्पीशीज इन्वॉल्व हो तो ही ये रिएक्शन सही होल्ड करती है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं,
अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आ जाएं तब क्या होगा, रिजल्ट इस इक्वेशन के वो डेविएट करेंगे, रिजल्ट्स डेविएट्स, यानी तब ये इक्वेशन अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगी। तो ऐसा क्यों हो सकता है, इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जितने कोलिजन हो रहे हैं, जितने कोलिजन हो रहे हैं, टोटल कोलिजन मान लो 100 कोलिजन हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 कोलिजन ही ऐसे हैं जो इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। यानी बाकी कोलिजन हो या ना हो, उनके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या, इफेक्टिव कोलिजन का, इफेक्टिव कोलिजन। लास्ट क्लास में मैंने हिंट दिया था कि इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं, ये वो कोलिजन होते हैं जिनके होने से कोई केमिकल चेंज आता है, यानी दोज कोलिजन्स आर said to be effective, which brings about a केमिकल चेंज। यानी ऐसे ही कोलिजन्स को इफेक्टिव, दोज कोलिजन्स आर सेड टू बी इफेक्टिव, ओनली दोज कोलिजन्स आर सेड टू बी इफेक्टिव व्हिच ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर कोई इफेक्टिव कोलिजन कौन से होंगे, सिर्फ वही होंगे जो कोई केमिकल चेंज ला सके। और इसके लिए दो फैक्टर काम करते हैं। पहली चीज तो एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि स्टीरिक फैक्टर, यानी कि प्रोबेबिलिटी कि ओरिएंटेशन भी तो मॉलिक्यूल का सही होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन सही नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो वो कोलाइड कैसे करेंगे। कोलिजन के लिए भी ओरिएंटेशन चाहिए। वैसे कोलिजन के लिए ओरिएंटेशन नहीं चाहिए, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे, यानी पर्टिकुलर एंगल पे या पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे अगर मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल है, रिएक्शन है CH3Br की, ठीक है। किसके साथ, OH माइनस के साथ रिएक्शन है। यहां से बनना क्या है, मिथेनॉल बनना है, CH3OH प्लस Br माइनस निकल जाना है। ये रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल है। अब इसको समझते हैं कि कैसे ओरिएंटेशन इफेक्टिव है या कैसे ओरिएंटेशन का खेल यहां पर खेला जाता है। सिंपल सी बात है, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH3Br, सिंपल सी बात है, मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इससे तो तुम इनकार कर ही नहीं सकते, तुम्हें पता है ये सारी चीजें, ठीक है। अब दो चीजें पॉसिबल है, और ये दो चीजें क्या है, एक तो जब इम्प्रॉपर रोटेशन हो, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, यानी गलत ओरिएंटेशन हो, जो सही नहीं हो, तब क्या होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, इसके साथ कौन अटैक करेगा, OH माइनस, ये इधर भाग जाएगा, दोनों नेगेटिव चार्ज आपस को रिपेल करेंगे, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी। सिंपल सी बात है, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कोई प्रोडक्ट यहां पर नहीं मिलेगा। दूसरा केस होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन का। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो तब क्या होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब होगा कि जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तब एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ोगे तुम 10th चैप्टर में, हमारा 10th चैप्टर में आ ही जाएगा अपने पास ये, ठीक है। ये साइमल्टेनियस, ये तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, यानी बी का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड फॉर्मिंग, और इस इंटरमीडिएट के साथ, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये क्या है, इंटरमीडिएट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना है, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। ये वाला बॉन्ड OH के साथ बॉन्ड बन रहा होता है, उसी टाइम पे Br के साथ बॉन्ड टूट रहा होता है, साइमल्टेनियस होता है, एक ही टाइम पे होता है, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ताकि OH पीछे से अटैक कर सके। अब देखो इसके तीनों OH किस पोजीशन में है, ताकि OH मॉलिक्यूल यहां पर खाली जगह है, ताकि OH
यानी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सके, और जैसे ही ये अटैक करता है ये इसको बॉन्ड तोड़ के बाहर फेंक देता है। यानी यहां हमें क्या मिल जाएगा, अगर इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ ही लिखूं तो ये ऐसे लिख देंगे प्लस Br-, ठीक है, ये हो जाएगा CH3OH प्लस Br-। इसका मतलब ओरिएंटेशन भी एक इफेक्ट डालता है। सिंपल है, बिल्कुल ही इजी है। तो अब ध्यान से देखो, तो इस फैक्टर को जो स्टीरिक ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है उसको डिनोट किया जाता है P से। P क्या है, स्टीरिक फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या फिर क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि किस ओरिएंटेशन पे रहेगा मॉलिक्यूल, वो उसको P से डिनोट करते हैं। और हमारी रेट क्या हो जाती है, रेट विल बिकम Z P, P को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, P इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा एक और फैक्टर ZAB e की पावर माइनस EA बाई RT, ये हो जाएगी हमारी फाइनल रेट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। ये P है भाई, ये यहां पे क्या है, P है। P क्या है, स्टीरिक फैक्टर यानी ओरिएंटेशन वाला फैक्टर, की प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए वरना रिएक्शन नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन का अकाउंट करती है, ताकि मॉलिक्यूल क्या करे, टुगेदर क्या करे, डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। अगर इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या चीजें चाहिए होगी, पहली बात तो एक्टिवेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, यानी स्पेस में जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स का वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि उनका कोलिजन इफेक्टिव हो सके। अदरवाइज वो इनइफेक्टिव कोलिजन होगा, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता वो हो या ना हो, ठीक है। अब और इसी से क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, हम मेजर कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां पर एक पीछे दी एक लिए सिंपल छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे भाई। अब देखो इसके भी ड्रॉबैक थे, इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि हार्ड स्फीयर माना था रिएक्टेंट्स को, हार्ड स्फीयर यानी उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर को तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट ही कर दिया था। तो ये क्या था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस कोलिजन थ्योरी का। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि उन्होंने रिएक्टेंट को क्या माना है, हार्ड स्फीयर्स माना है, यानी कि किस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया, उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया कि इस मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर क्या होगी। इसी वजह से ये इसकी सबसे बड़ी क्या बन जाती है, लिमिटेशन बन जाती है। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर दोनों ही खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई यूनिट के साथ, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको कॉपी में नोट डाउन करो।